दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री। इसमें हम लेक्चर 7 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लिया है। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जिसमें 1790 से 92 तक दिया गया है। 1784-85 में टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस जैसे देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने तुर्की और फ्रांस जैसे देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने त्रावणकोर राज्य के साथ मित्रता की। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? त्रावणकोर राज्य के साथ मित्रता कर रहे हैं। संघर्ष भड़काने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे कौन है गवर्नर जनरल? कार्नवालिस ने 1789 में हैदराबाद को पत्र लिखकर मित्र राज्यों की सूची सौंपी। और देखो, लड़ाई भड़काने के लिए इसने क्या किया? हैदराबाद को एक पत्र लिखकर मित्र राज्यों की सूची सौंपी, किंतु उसमें मैसूर का नाम नहीं था। और मैसूर को लग गया कि इसके मित्र राज्य में हम नहीं है तो किस में है? शत्रु में ही है। कोचिन पर नियंत्रण को लेकर त्रावणकोर और मैसूर के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। कोचिन पर नियंत्रण को लेकर के त्रावणकोर और मैसूर के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। और यहाँ मैसूर से मित्रता कौन कर चुके हैं? अंग्रेज, जिसमें अंग्रेजों ने त्रावणकोर की सहायता की। इसके अलावा हैदराबाद एवं मराठे भी अंग्रेजों के पक्ष में थे। यहाँ पे त्रावणकोर की सहायता किसने की? अंग्रेजों ने की। और अंग्रेजों के ही साइड हैदराबाद और मराठे भी थे। प्रारंभ में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनापति मिडोज को पराजित किया, किंतु फिर कार्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? मिडोज को पराजित किया स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद कार्नवालिस अपने नेतृत्व में सेना लेकर के मैसूर पहुंच जाता है, श्रीरंगपट्टनम तक। टीपू 1792 में श्रीरंगपट्टनम के अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हो गया। और वहां आकर के जो है 1792 में टीपू जो है अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हार गया, उसे संधि करनी पड़ी। और अपमानजनक संधि कैसी थी, यानी संधि क्या था, प्रावधान क्या है, उसको देखेंगे। टीपू से लगभग उसका आधा राज छीन लिया गया तथा तीनों ने आपस में बांट लिया। ये जो तीनों थे उन्होंने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों ने डिंडीगुल, बारामहल और मालाबार का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने डिंडीगुल, बारामहल और मालाबार का क्षेत्र ले लिया। मराठों को तुंगभद्रा, पहला तो अंग्रेज के हिस्से में क्या क्या गया, तो इसके हिस्से में गया डिंडीगुल, बारामहल, मालाबार। मराठों को तुंगभद्रा का उत्तरी इलाका मिला। मराठे के हिस्से में क्या गया? तुंगभद्रा का उत्तरी इलाका। और हैदराबाद ने के हिस्से में क्या गया? तो कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ने बांट लिया। टीपू सुल्तान पर जुर्माने के रूप में 3 करोड़ लाख रुपए की राशि लगा दी। सोचिए, 3 करोड़ 30 लाख की राशि लगा दी। पूरी राशि मिलने तक उसके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया। और जब तक राशि नहीं मिलती तब तक 2 पुत्रों को बंधक भी रख लिया। तो इससे अपमानजनक क्या ही संधि हो सकती है। इसी जीत के संदर्भ में कार्नवालिस ने यह कहा था कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। और ये जो आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध हुआ था, इसी में कार्नवालिस ने ये कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं बनाया और इसके बिना हमने अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अब यहाँ पे आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं मैसूर कहाँ है। ठीक है, मंगलोर कहाँ है, माहे कहाँ है, मद्रास कहाँ है, तो ये वाले क्षेत्र में चल रहा है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि के बाद टीपू ने फ्रांस, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से सहायता मांगी। अब जब अपमानजनक संधि हो गई तो टीपू ने क्या किया? फ्रांस, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान से सहायता मांगी। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, दूसरी तरफ ब्रिटिश के गवर्नर जनरल कौन है? रिचर्ड वेलेस्ली है, ने टीपू को सहायक संधि का प्रस्ताव दिया। वेलेस्ली इसको सहायक संधि का प्रस्ताव भी भेजने जैसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, वेलेस्ली ने नेपोलियन के आक्रमण का बहाना बनाकर मैसूर राज्य के विरुद्ध अभियान कर दिया। अब कोई तो बहाना चाहिए ना कि किस बहाने से हम मैसूर पे आक्रमण करें, तो उसने नेपोलियन के आक्रमण का बहाना बनाकर क्या किया? मैसूर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और टीपू सुल्तान यहीं पे क्या होता है? मारा जाता है। मैसूर के एक बड़े हिस्से को अंग्रेज और एवं हैदराबाद ने आपस में बांट लिया। और मैसूर के बड़े से हिस्से को अंग्रेज और हैदराबाद क्या करते हैं? आपस में बांट लेते हैं। तथा एक छोटे हिस्से को वाडियार वंश के कृष्णराज तृतीय को शासक बना दिया। और एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा और उस पर पहले टीपू सुल्तान हैदर अली से पहले जो शासन था वाडियार वंश का, उसी का एक जो है शासक बना दिया, कृष्णराज तृतीय को। इसके साथ भी वेलेस्ली ने सहायक संधि कर ली। और इसको बनाया, इसके साथ भी वेलेस्ली ने क्या किया? सहायक संधि कर ली। टीपू के परिवारजनों को वेल्लोर भेज दिया गया। और टीपू के जो भी परिवार के सदस्य बचे थे उसे वेल्लोर भेज दिया गया और उन्हें आंशिक रूप से पेंशन दी गई। ठीक है, अब कुछ मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारणों का उल्लेख करते हुए मैसूर के पराजय के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। यानी आंग्ल मैसूर जो संघर्ष है उसके कारण क्या है, ये लिखना है। और कारणों को लिखते टाइम मैसूर के पराजय क्यों हुई, क्या क्या कारण वहाँ मौजूद थे जिसके वजह से मैसूर के
पराजय हुआ, इसको लिखना है। उस पर एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। उसके बाद हैदर ने मैसूर राज्य का निर्माण किया और टीपू सुल्तान ने इसे खो दिया। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो आलोचनात्मक कह रहा है तो हमें दोनों पक्ष रखना होगा, सकारात्मक पक्ष भी रखना होगा, नकारात्मक पक्ष भी रखना होगा, लेकिन नकारात्मक पक्ष ज़्यादा रखना होगा। और सबसे पहले हमें हैदर अली के बारे में लिखा होगा, किस तरह से उसने इसका निर्माण किया, फिर टीपू सुल्तान ने किस तरह से इसको, टीपू सुल्तान के हाथ से ये खो गया, एक्चुअल कारण क्या था, इसको दिखाना होगा। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। कार्नवालिस के इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो किस तरह से उन्होंने अपने मित्र बना करके यूज़ किया, मित्रों की सूची जारी की, किस तरह से छोटे छोटे क्षेत्र दे करके उन्हें अपने साइड किया और उन्हें शक्तिशाली भी नहीं होने दिया, और उनकी सहायता से ही क्या किया, मैसूर जीत लिया। इस चीज़ को इसमें वर्णन करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मराठा राज्य। मराठा राज्य के बारे में देखिए तो मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उन्होंने छत्रपति का पद धारण किया था। शिवाजी के द्वारा की गई थी, छत्रपति का पद धारण किया था। छत्रपति की सहायता के लिए केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान होते थे, और जो छत्रपति होता था उसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पद जो है वो पेशवा का होता था। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख कौन होता था, पेशवा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद क्रमशः संभाजी, सबसे पहले संभाजी 1680 से 89 तक, राजा राम 1689 से 1700 तक, और शिवाजी द्वितीय 1700-1707 तक छत्रपति बने। तो पेशवा यानी कि छत्रपति शिवाजी के बाद कितने से बने छत्रपति, संभाजी बने, राजा राम बने और शिवाजी द्वितीय बने। संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। 1707 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों की कैद से रिहा कर दिया गया, और 1707 में क्या किया गया, संभाजी के जो पुत्र थे साहू, संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया। फिर मराठा राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम तो उनके पुत्र हैं तो हमें भी मिलना चाहिए गद्दी, और फिर संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। इसमें बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू ने शिवाजी द्वितीय और उनकी संरक्षिका ताराबाई को पराजित कर दिया। और यहीं पे बालाजी विश्वनाथ का हेल्प लेकर के साहू जी आते हैं, और ये साहू जी क्या करते हैं, शिवाजी द्वितीय को, उनकी संरक्षिका ताराबाई को पराजित कर देते हैं। इसके बाद साहू छत्रपति बन जाते हैं, और अंततः 1731 में वारना की संधि, 1731 में कौन संधि हुई है, वारना की संधि के माध्यम से उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त होता है। तो पूछेगा कि मराठा राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो वारना की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है, अब है पेशवा काल। कह रहा है बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले 1713-1720, इन्हें छत्रपति बनने में साहू की सहायता की थी इन्होंने, इसीलिए पहले इन्हें सेना करते यानी कि सैन्य व्यवस्थापक का पद दिया गया था, और फिर 1713 में इन्हें पेशवा बना दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, साहू की हेल्प की थी। मराठा शक्ति के विस्तार के लिए इन्होंने मुगल राजनीति में हस्तक्षेप किया, और मराठा की शक्ति भी बढ़ानी थी, तो इसलिए ये क्या करते हैं, मुगल की राजनीति में थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हैं और फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता करते हैं। और इधर ये फर्रुखसियर जो है मुगल शासक, इसको हटाने में भी सैयद बंधुओं की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में दिल्ली की संधि हुई, और इसी टाइम पे क्या हो गया, दिल्ली की संधि हुई, जिसमें मराठा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये जो दिल्ली की संधि हुई इसे मराठा मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मुगलों को मराठा राज्य स्वीकार किया गया, मुगलों में मराठा राज्य को स्वीकार किया और दक्कन के 6 प्रांत से कर वसूलने का अधिकार दिया। मराठा राज्य को स्वीकार करने के बाद 6 प्रांतों से कर वसूलने का अधिकार भी मिला, और गुजरात और मालवा पर भी मराठों का प्रभाव पड़ा। 6 प्रांत से कर वसूलेंगे, गुजरात और मराठा पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को देखें तो यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य चल रहा है, यहाँ पे निज़ाम है, हैदराबाद का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका देख चुके हैं मद्रास वाला क्षेत्र, और यहाँ पे मेन युद्ध चल रहा है। ठीक है, किस तरह से मराठा अपना पावर को एक्सपेंस करते हैं उसके बारे में ये दिया हुआ है। इनके शासनकाल को मराठा राजनीति के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। बाजीराव प्रथम के शासनकाल को मराठा की राजनीति का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया, और यहाँ पे होता है पालखेड़ा का युद्ध 1728। किसने, बालाजी प्रथम ने किसको पराजित किया, हैदराबाद के निज़ाम को पराजित कर दिया। जो हैदराबाद के निज़ाम है इसको पराजित कर दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहीं पे मूंगी शिवगांव की संधि की, और वहाँ पे एक संधि की किस गांव की, मूंगी शिवगांव की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से बेसिन या बसीन, सालेसेट और चौल का क्षेत्र प्राप्त किया, और पुर्तगालियों से इन्हें बसीन का क्षेत्र मिल गया, सालसेट मिल गया और चौल का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है,
राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कटक के अटक तक, इन्होंने कटक यहाँ से अटक तक, ये रहा अटक, यानी कि कटक से अटक तक का नारा दिया, कटक से अटक तक का, ठीक है। राज्य विस्तार के लिए उन्होंने कटक से अटक तक का नारा दिया और मुगल बादशाह के संदर्भ में भी यही कहा कि अब समय आ चुका है कि हमें जर्जर हो चुके वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, जिससे शाखाएं अपने आप जमीन पर आ जाएंगी। तो पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, तो बाजीराव प्रथम का है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हमें जर्जर हो चुके वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, जिससे शाखाएं अपने आप जमीन पर आ जाएगी। इन्होंने हिंद पद पातशाही के आदर्श को फिर से जीवित किया। हिंद पद पातशाही के आदर्श को फिर से किसने जीवित किया? बाजीराव प्रथम ने। और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी जारी रखा था इन्होंने, ठीक है। जो है वो है बालाजी बाजीराव, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक ये रखते हैं। थैंक यू।